गडकरी जी का स्पेशल स्पेस टेक्नोलॉजी से इसका रिपेयरिंग हो रहा है। 2+6 और मेरे मित्र का जन्मदिन। दोस्तों 13 साल की उम्र, 5 दिन का दर्द और 30 से ज्यादा हैवान। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, ये राजस्थान के श्री गंगानगर की सच्ची घटना है जिसे सुनकर हर संवेदनशील इंसान का सर शर्म से झुक जाएगा। एक मासूम बच्ची जो अपने घर लौट रही थी, वो 5 दिन तक कहाँ थी, किसके पास थी और उसके साथ क्या क्या हुआ, ये पूरी कहानी आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। साथ ही आज इस बुलेटिन में कई और ऐसी खबरें जिन पर बात होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में एक भाजपा नेता का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसमें पीड़िता को थाने में इंसाफ मांगने पर उल्टे मार पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने गणित का बिल्कुल नया फॉर्मूला पेश किया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अबू धाबी में एक ऐसा सेटलमेंट कर लिया है जिसकी वजह से करीब 50,700 करोड़ रुपए हवा में उड़ गए हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का E20 पेट्रोल वाला जो सपना था वो अब आम आदमी की गाढ़ी कमाई पर भारी पड़ रहा है। यूजीसी नेट पर पेपर लीक होने के गंभीर आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक व्यापारी की भीड़ ने पीट पीट करके हत्या कर दी है। और साहब, इंदिरापुरम में एक ठेले वाले के साथ जो हुआ वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए एक एक करके सब खबरों को समझते हैं बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं श्री गंगानगर की उस घटना की जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। तारीख थी 18 जून साल 2026। एक 13 साल की बच्ची अपने किसी परिचित से मिल करके घर वापस लौट रही थी। शाम का वक्त था। बस से वो श्री गंगानगर पहुंची और घर जाने के लिए एक ई रिक्शा में बैठ गई। अब उस मासूम को क्या पता था कि जिस रिक्शे पर वो चढ़ी है वो उसे घर नहीं बल्कि एक ऐसे अंधेरे कुएं में उतार देगा जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस की शुरुआती जांच में यही बात सामने आई कि रिक्शा चलाने वालों ने बच्ची को घर छोड़ने के बजाय शहर के एक होटल में पहुंचा दिया। रास्ते में बच्ची ने कई बार पूछा, कहाँ जा रहे हो, मेरा घर तो दूसरी तरफ है, लेकिन उसे बहलाया फुसलाया गया और जब वो होटल पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोप है कि उसी रिक्शा चालक ने वहां बच्ची का सौदा कर दिया और यहीं से शुरू हुआ 5 दिनों का वो सिलसिला जिसे सुनकर के किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। 18 जून से 22 जून तक पूरे 5 दिन। जांच में बताया गया है कि इन 5 दिनों के दौरान बच्ची को अलग अलग होटलों में बंधक बना करके रखा गया और कहा जा रहा था कि इस दौरान करीब 30 से ज्यादा लोगों ने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की। एक तो नहीं, 30 से ज्यादा। ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक बच्ची की जिंदगी है जो पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई। उधर बच्ची के घर पर परिवार का हाल बेहाल था। मां रो रही थी, पिता रिश्तेदारों के यहाँ चक्कर काट रहे थे। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, लेकिन बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 22 जून को थक हार कर परिवार पुलिस के पास पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, सीसीटीवी फुटेज खंगालने गए, कुछ होटलों पर निगरानी बढ़ाई गई और आखिरकार 22 जून को ही बच्ची को बरामद कर लिया गया। जब पुलिस को बच्ची मिली तो उसकी हालत बेहद खराब थी। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया, मेडिकल जांच कराई गई और उसके बयान दर्ज किए गए। उसके बाद जो जो नाम सामने आए पुलिस ने उन्हें एक एक करके दबोचना शुरू किया। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बड़ी संख्या में आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं और बाकी की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को जब पुलिस सुरक्षा के बीच सड़कों पर ले जाया गया तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो साफ दिख रहा था। पूरे शहर की एक ही मांग है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिन होटलों के नाम इस पूरे मामले में सामने आए हैं, प्रशासन ने उन पर भी कार्रवाई की है। कहीं अवैध निर्माण के आधार पर बुलडोजर चला, कहीं सील की कार्रवाई हुई, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ काफ़ी है? इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी अस्पताल पहुंचे और पीड़िता तथा उसके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में इंसाफ जरूर मिलेगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भरोसा तो कई बार दिए जा चुके हैं, अब देखना यह है कि इस बार जमीन पर कुछ ठोस होता है या नहीं। दोस्तों सवाल तो कई हैं। एक 13 साल की बच्ची 5 दिन तक अलग अलग होटलों में बंधक रही, 30 से ज्यादा लोग
उसके पास आते जाते रहे और किसी होटल के मैनेजर को, किसी रिसेप्शनिस्ट को, किसी सफाई कर्मी को कुछ शक तक नहीं हुआ। क्या इतना बड़ा नेटवर्क बिना किसी संरक्षण के चल सकता है? क्या यह सिर्फ एक रिक्शे वाले का काम है या इसके पीछे कोई पूरा गिरोह है जो शहर में सक्रिय है? इन सवालों के जवाब जांच में आने चाहिए और सिर्फ आने ही नहीं, सामने भी आने चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज उस बच्ची को सहानुभूति नहीं, इंसाफ चाहिए। और जब तक आखिरी आरोपी सलाखों के पीछे नहीं जाता तब तक इंसाफ अधूरा रहेगा। अब चलते हैं दूसरी खबर पर, और यह खबर है उत्तर प्रदेश से, जो जहां बेटी बचाओ का नारा तो खूब लगाता है लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता कार्तिक त्रिपाठी का नाम इन दिनों चर्चा में है, और चर्चा इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, बल्कि इसलिए है कि उनके ऊपर एक बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। मामला फरवरी 2026 का है। आरोप है कि कार्तिक त्रिपाठी अपने 3 साथियों के साथ एक महिला के घर में घुसा, उसके साथ छेड़छाड़ की और फिर उसे अपनी कार में जबरदस्ती डाल करके ले गया। शोर मचाने पर महिला किसी तरह कार से बाहर निकली, लेकिन आरोप है कि इसके बाद उसे कार से कुचलने की भी कोशिश की गई है। जान बचाकर वो महिला थाने पहुंची और यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी पंकज पांडे ने पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं की। सोचिए, एक महिला अपने साथ हुए इतने संगीन अपराध की शिकायत लेकर के थाने पहुंची है और वहां उसकी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया जाता है। जब पीड़िता ने पुलिस की इस लापरवाही का वीडियो अपने फोन से बनाने की कोशिश की तो आरोप है कि थानेदार पंकज पांडे, अभिषेक कपूरवाल और 2 और पुलिसकर्मियों ने उसे थाने के अंदर पीटा, उसका फोन छीना और सारे सबूत मिटा दिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, उसे उल्टे झूठ केस में फंसाने की धमकी भी दी गई ताकि वो शिकायत ही ना कर पाए। पीड़िता ने हार नहीं मानी, उसने एसपी से लेकर के राष्ट्रपति तक हर जगह गुहार लगाई और आखिरकार जब कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश आए तब जाकर के पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। आरोपी नेता और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ और उन पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर हुई जिन्होंने पीड़िता को थाने में पीटा था। अब सवाल यह है कि जो योगी सरकार अपराधियों को अगले चौराहे पर मिलने की धमकी देते हैं, उसी सरकार में एक पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज लिखनी पड़ती है। क्या इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें, यह आप खुद तय कीजिए दोस्तों। और वो थानेदार जिसने पीड़िता को थाने में पीटा, उसे तत्काल बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस वीडियो की जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। मामला गणित का है, और गणित भी ऐसा जो शायद पहले किसी ने पढ़ा नहीं होगा। दरअसल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिलचस्प तालमेल बैठाया। उन्होंने कहा कि भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है और 26 के 2 अंक जोड़ने पर 8 बनता है। उधर उनके मित्र यानी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का जन्मदिन 17 तारीख को होता है और 17 के 2 अंक जोड़ने पर भी 8 बनता है। यानी उनके हिसाब से 26 और 17 में एक अद्भुत संयोग है। अब देखिए, कूटनीति में शिष्टाचार दिखाने के लिए ऐसी बातें कहना एक बात है, लेकिन इसे तर्क की तरह पेश करना एक अलग बात है। इस लॉजिक से तो 35, 44, 53, 62, 71 और 80 सब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इन सब के अंक जोड़ने पर 8 ही बनता है। सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे हैं और कोई कह रहा है कि अब 8 जुलाई को 26 जनवरी भी कह सकते हैं, क्योंकि 8 भी 8 है और 2 + 6 भी 8 है। पत्रकार रवीश कुमार और सांसद सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग ने भी इस पर टिप्पणी की है। कुल मिलाकर के एक हल्का फुल्का मामला था, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री विदेशी नेताओं के सामने ऐसा तर्क पेश करता है तो लोगों की भौएं तो ऊपर उठनी ही है। बाकी आपकी अपनी राय क्या है बताइएगा। अब चलिए एक ऐसी खबर पर जो शायद बड़ी सुर्खियों में ना आ पाई हो, लेकिन जिसका असर आम भारतीयों की जेब पर सीधे पड़ता है। खबर बैंक ऑफ बड़ौदा की है। मामला अबू धाबी की एक कंपनी NMC हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी के मालिक हैं BR शेट्टी, जो कि UAE में बसे एक जाने माने भारतीय मूल के कारोबारी रहे हैं। कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए थे तब शेट्टी ने वहां के भारतीय समुदाय के साथ समन्वय बनाने और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की स्थापना जैसे कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अब हुआ ये कि शेट्टी की कंपनी एनएमसी हेल्थ केयर दिवालिया हो गई और इस कंपनी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अच्छा खासा लोन दिया था। जब कंपनी दिवालिया हुई तो कानूनी लड़ाई इंग्लैंड और अबू धाबी की अदालतों में शुरू हुई और अब खबर आई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अदालत के बाहर एक सेटलमेंट कर लिया है। इस सेटलमेंट के तहत बैंक ने करीब $600 मिलियन यानी कि लगभग 50,700 करोड़ रुपए देने पर सहमति जताई है। जी हाँ, आपने सही सुना, बैंक ने पैसा देने पर सहमति जताई है, वसूलने पर नहीं जताई है। सेटलमेंट के बाद अबू धाबी में चल रहा केस बंद हो गया है। बैंक का कहना है कि हमने कोई गलती नहीं की है, बस मुकदमा लंबा खिंच रहा था इसीलिए सेटलमेंट कर लिया है। लेकिन आम आदमी का सवाल यही है कि जो बैंक अपने ग्राहकों से 1 लाख रुपए के लोन के लिए भी 10 बार गारंटी मांगती है, वो हजारों करोड़ों रुपए के मामले में इतनी उदार कैसे हो जाती है। खबर आने के बाद बैंक के शेयर भी नीचे आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर एक चुप्पी छाई हुई है। कोई सफाई नहीं है, कोई बयान नहीं है। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। दोस्तों, पैसा तो हम भारतीयों का ही है, बैंक कोई निजी दुकान नहीं है, तो इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल हवा में लटका हुआ है अभी तक। दोस्तों, अब चलते हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ। गडकरी जी को कुछ समय पहले E20 पेट्रोल का सपना बड़े जोर शोर से बेचा गया था। कहा गया था कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर के हम पेट्रोलियम की कीमतें नीचे लाएंगे, आयात कम करेंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे। तस्वीर बहुत सुंदर बनाई गई थी। खुद गडकरी जी ने कहा था कि E20 आने के बाद पेट्रोल 35 रुपए लीटर तक मिलेगा। अब 2026 चल रहा है और पेट्रोल 103 रुपए पर बैठा हुआ है, तो 35 का वो वादा किस डाक टिकट पर पोस्ट हुआ था, ये अब तक कोई नहीं जानता। इसके साथ ही एक और बड़ी शिकायत सामने आ रही है। E20 पेट्रोल आने के बाद कई गाड़ियों का माइलेज गिरा है, इंजनों में दिक्कतें आ रही है, सील खराब होने की खबरें हैं। यानी आम आदमी जिसकी गाड़ी पहले से महंगी पेट्रोल से चलती थी, अब उसे इंजन की मरम्मत का अतिरिक्त बोझ भी उठाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम कंपनियों को प्रति लीटर 1 रुपए तक का अतिरिक्त मुनाफा हो रहा है। यानी नुकसान आम आदमी का, फायदा कंपनियों का। और सड़कों की हालत भी आप अपनी जगह देख ही लीजिए क्या है। कहीं गड्ढे हैं, कहीं पैचवर्क है। लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे हैं कि सड़कों पर टांके लग रहे हैं, जैसे किसी घायल मरीज पर लगते हैं। सड़क बनाना मंत्री जी का मूल काम है, लेकिन एथेनॉल, स्पेस टेक्नोलॉजी और न जाने क्या क्या दावों में उलझ करके मूल काम पीछे छूट रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं यूजीसी नीट परीक्षा की। पिछले साल नीट पेपर लीक का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब यूजीसी नीट पर भी सवाल उठने खड़े हो गए। रोहतक के एक छात्र ने आरोप लगाया है कि परीक्षा से पहले ही उसे कथित प्रश्न पत्र मिल गया था और ये आरोप हवा में नहीं है। छात्र ने कथित PDF भी दिखाई है। बताया जा रहा है कि करीब 100 पन्नों की एक PDF इंटरनेट पर घूम रही थी और उसमें से करीब 90 सवाल असली प्रश्न पत्र से मेल खा गए, खासकर सोशियोलॉजी विषय के प्रश्न पत्र में। और आरोप ये भी है कि ये पेपर 2.25 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक में बेचा जा रहा था। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में इस नेटवर्क का जाल फैला हुआ बताया जा रहा है। और तो और दोस्तों, इसी नेटवर्क ने CSIR, नेट, HTET जैसी आगामी परीक्षाओं के पेपर भी उपलब्ध कराने का दावा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब मांगा है। उनका कहना है कि नीट के बाद अब नेट, लाखों छात्र जो सालों की मेहनत के बाद इन परीक्षाओं में बैठते हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। छात्र संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 1 महीने से धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो जवाब आना चाहिए वो अब तक नहीं आया। दोस्तों, अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। कूच बिहार जिले से एक बेहद दुखद खबर आई है। दोस्तों, 52 साल के एक पशु व्यापारी मोन्टू मियाँ की भीड़ ने पीट पीट करके हत्या कर दी। आरोप है कि खुद को गौरक्षक बताने वाले कुछ लोगों ने ये कांड किया। ये लिंचिंग की एक और घटना है जो हमारे समाज की एक बहुत बदसूरत तस्वीर दिखाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच चल रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन असली सवाल ये है कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को कब मिला। अगर किसी को शक है कोई अवैध काम कर रहा है तो कानून की एक व्यवस्था है, पुलिस है, अदालतें हैं। लेकिन आजकल एक चलन बन गया है कि सड़क पर किसी को भी रोक करके उसकी जाति, धर्म पूछी जाए, उसका खाना देखा जाए, उसका गला देखा जाए और फिर अपना फैसला सुना दिया जाए। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के इटावा के पास एक मामला सामने आया था जहां हजारों टन गौमांस पकड़े जाने की खबर आई थी, लेकिन उस पर वैसा कोई हंगामा नहीं हुआ।
जब मामला एक तरफ हो तो सन्नाटा, दूसरी तरफ हो तो शोर। ये चयनात्मक गुस्सा हमारे समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है दोस्तों। इसी सिलसिले की एक और घटना उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम से आई है। यहाँ एक व्यक्ति संजय कुमार अपने ठेले पर मांसाहारी खाना बेच रहा था। पास में एक मंदिर था। कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने ठेले वाले को घेर लिया। उनका सवाल था कि तुम हिंदू होकर के ये सब क्यों बेच रहे हो, गले में बजरंगबली का लॉकेट क्यों पहन रखा है। ठेले वाले ने कहा कि वो अपना पेट पालने के लिए ये काम कर रहा है, इसमें गलती क्या है। लेकिन उसकी बात को सुनने को कोई तैयार नहीं था। धमकियां दी गई, गले से लॉकेट उतारने की बात कही गई और अब बात इतनी सी है कि कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या बेचेगा, ये तय करने का हक किसी भी संगठन या व्यक्ति को नहीं है। कानून है, नियम है। अगर किसी दुकान का लाइसेंस नहीं है तो प्रशासन को बताइए। अगर कोई नियम टूट रहा है तो शिकायत कीजिए। लेकिन किसी नागरिक सरेआम गाली देना, डराना, ये सभ्य समाज की निशानी नहीं है। और ऐसे मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे मामला किसी भी संगठन से जुड़ा हो। नहीं तो कल कोई और कहेगा कि तुमने कौन सी कमीज पहनी है, कौन सा जूता पहना है, और उसका भी हिसाब मांगेगा। और एक आखिरी खबर, और ये रायबरेली से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ एक कार्यक्रम था, भीड़ इकट्ठा की गई थी। कार्यक्रम में शामिल हुए एक व्यक्ति को शौचालय जाना था, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने उसे बीच में उठ करके जाने की इजाज़त नहीं दी। जब उसने कहा कि उसे बहुत ज़रूरी जोर से लगी है तो जवाब मिला कि 4 घंटे बैठिए। अब ये सुनकर के आम आदमी को क्या ही कहना चाहिए। सरकारी कार्यक्रमों में लोगों को इकट्ठा करने की एक पूरी व्यवस्था होती है, ये सब जानते हैं, लेकिन कम से कम इंसानी ज़रूरतों का तो ख्याल रखना ही चाहिए था। शौचालय जाने से रोकना अपने आप में एक ऐसी बात है जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शोभा नहीं देती है दोस्तों। तो साथ ही आज की खबरों का सार यही है। एक तरफ श्री गंगानगर की वो बच्ची है जिसे हम पूरे देश की तरफ से इंसाफ चाहते हैं। एक तरफ यूपी की वो पीड़िता है जिसे थाने में पीटना पड़ा। एक तरफ आम आदमी है जो महंगे पेट्रोल और ख़राब सड़कों की मार झेल रहा है। एक तरफ लाखों छात्र हैं जिनकी मेहनत पर पेपर लीक ने पानी फेर दिया है। एक तरफ हजारों करोड़ों रुपए हैं जो बैंकों से सेटलमेंट में हवा हो गए। और एक तरफ वो नागरिक है जिन्हें अपने ही देश में अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन सब खबरों को जोड़ करके देखिए तो एक ही तस्वीर बनती है, एक ऐसा समाज जो कहीं ना कहीं अपनी दिशा भूल रहा है। एक ऐसी व्यवस्था जो आम आदमी की समस्याओं से मुंह मोड़ रही है, और एक ऐसी राजनीति जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी हुई है। श्री गंगानगर की वो बच्ची हमें याद दिलाती है कि हमारी बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। बेटियां बोझ नहीं हैं, बेटियां जिम्मेदारी नहीं हैं, बेटियां हमारे समाज की पहचान है। और जिस दिन कोई समाज अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाता, उस दिन उस समाज को खुद से सवाल पूछना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। उम्मीद यही है कि इस बार सिर्फ खबर बनकर बात ख़त्म नहीं होगी, बल्कि दोषियों को कड़ी सज़ा मिलेगी। और ये सिर्फ श्री गंगानगर की बच्ची के लिए नहीं है, बल्कि हर उस बच्ची के लिए है जो कल घर से बाहर निकलेगी। हर उस माँ के लिए है जो अपनी बच्ची को स्कूल से लौटने का इंतज़ार करेगी। हर उस पिता के लिए है जिसने बेटी को पढ़ा करके आगे बढ़ाने का सपना देखा है। सज़ा तभी असली सज़ा होगी जब वो नज़ीर बनेगी, जब वो दूसरों के लिए चेतावनी बनेगी। और तब तक हम सब की नज़र इस मामले पर बनी रहेगी। बाकी बड़े नेताओं, बड़े मंत्रियों और बड़ी घोषणाओं के बीच अगर आम आदमी की समस्या जस की तस बनी रहती है तो ये पूरी व्यवस्था पर सवाल है। सवाल पूछते रहिए, सवाल पूछना आपका हक है, और मीडिया का काम भी यही है कि वो सवाल पूछे, चाहे जवाब देने वाला कोई भी हो। आज की खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इन सब मुद्दों पर, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सी खबर आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली लगती है, कौन सी खबर सरकार को तुरंत जवाब देना चाहिए, ये भी लिखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, और बेटियों को सिर्फ रक्षा का पाठ मत पढ़ाइए, अपने बेटों को इंसानियत का पाठ भी पढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।